रात का गहरा सन्नाटा है। बाहर एक खून से सना हुआ सैन्य शिविर है जहां हजारों थके हुए सैनिक सो रहे हैं। तंबू के भीतर एक धुंधली सी लौ जल रही है। एक बहुत ही विजुअल दृश्य है ये। बिल्कुल। और उस लौ की रोशनी में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान झुका हुआ बैठा है। एक ऐसा इंसान जिसके एक इशारे पर साम्राज्य मिट सकते हैं, नदियां मोड़ी जा सकती हैं। हाँ, सेनाएं किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही कहा। आमतौर पर हम यही सोचते हैं ना कि इतनी असीमित शक्ति वाला व्यक्ति उस वक्त दुनिया के नक्शे पर नई लकीरें खींचने की योजना बना रहा होगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। बिल्कुल कुछ और है। वो व्यक्ति अपनी नींद त्याग कर एक निजी डायरी में कुछ लिख रहा है, और वो दुनिया पर नियंत्रण पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के दिमाग, खुद के गुस्से और खुद के भटकाव पर नियंत्रण पाने की जद्दोजहद कर रहा है। ये दृश्य अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला। मतलब एक तरफ वो असीमित बाहरी शक्ति जो किसी को भी अंधा कर सकती है। हाँ, सत्ता का नशा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक अंधेरे तंबू में अपने ही अंदर की कमजोरियों से चल रहा वो मौन युद्ध। बाहरी दुनिया का सम्राट भीतर एक विद्यार्थी की तरह खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। और यही विरोधाभास हमारी आज की इस गहरी चर्चा का केंद्र है। आज हम रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस और उनकी ऐतिहासिक डायरी, जिसे दुनिया मेडिटेशंस के नाम से जानती है, उसके पन्नों में उतर रहे हैं। एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। हाँ, स्रोतों के रूप में हमारे सामने इस मूल ग्रंथ के अंश हैं। मार्कस ऑरेलियस के जीवन के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और स्टोइसिज्म दर्शन को खंगालने वाले कई गंभीर शोध लेख हैं। और इस गहरी चर्चा का एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य भी है। बिल्कुल, हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमें उस मनोवैज्ञानिक तरीके को डिकोड करना है जिससे 2000 साल पहले लिखी गई एक विशुद्ध निजी डायरी आज के शोरगुल, डिजिटल तनाव और सूचनाओं की बमबारी के बीच इंसान के लिए शांति का सबसे बड़ा टूल बन गई है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मेडिटेशंस कोई सामान्य दार्शनिक किताब या किसी गुरु का उपदेश नहीं है। मतलब ये पब्लिश होने के लिए नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये किसी और को ज्ञान देने के लिए नहीं लिखी गई थी। अगर इसे इसके सबसे सच्चे रूप में देखा जाए तो ये एक इंसान का अपने ही दिमाग के साथ किया गया सबसे ईमानदार, कच्चा और बिना फिल्टर का मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। वाह, बिना फिल्टर का प्रयोग। हाँ, यहाँ एक व्यक्ति अपनी खुद की कमियों को बिना किसी बचाव के स्वीकार कर रहा है। इसमें कोई बनावट नहीं है, केवल एक नग्न सच्चाई है। तो चलिए उस सच्चाई और उस ऐतिहासिक परिदृश्य में कदम रखते हैं जहां इसका जन्म हुआ। बात है 161 से 180 ईस्वी के बीच की। मार्कस ऑरेलियस का दौर। जी। मार्कस रोमन साम्राज्य के तख्त पर बैठे थे। इतिहासकार उन्हें रोम की 5 अच्छे सम्राटों में से अंतिम मानते हैं। अब सम्राट शब्द सुनते ही दिमाग में ऐशो आराम, दास दासियां और सोने के महल की छवि बनती है, जो कि बहुत स्वाभाविक है सोचना। हाँ, लेकिन मार्कस का वास्तविक जीवन इस फैंटेसी से कोसों दूर था, है ना? बिल्कुल दूर था। उनका जीवन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालें तो उनका पूरा शासनकाल एक के बाद एक टूटते हुए पहाड़ों जैसा था। बाप रे। एक तरफ पार्थियन साम्राज्य के साथ वर्षों लंबा थका देने वाला युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ एंटोनियन प्लेग नाम की एक भयानक महामारी ने पूरे रोमन साम्राज्य को अपनी चपेट में ले लिया था, जो कि आज के समय की महामारियों से भी शायद ज्यादा भयानक थी। हाँ, उस महामारी में साम्राज्य की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। मतलब सड़कों पर लाशों के ढेर थे, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी, और इसके ऊपर से अपनों का धोखा भी था शायद। बिल्कुल, अपनों की गद्दारी। जिस सेनापति एविडियस कैसियस पर मार्कस सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके अलावा निजी स्तर पर भी उन्होंने असहनीय दर्द झेला। उनके बच्चों वाला किस्सा। हाँ, उनकी पत्नी और उनके कई बच्चों की बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। इतनी भयानक उथल पुथल, इतना दुख और इतना राजनीतिक दबाव किसी भी इंसान के दिमाग की नसें फाड़ने या उसे क्रूर और सन की तानाशाह बनाने के लिए काफी था। कोई भी टूट जाता है ऐसे हालात में। बिल्कुल। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब के बावजूद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन, अपनी करुणा और न्याय की भावना को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। ये बात सच में दिमाग को झकझोर देती है। और जो तथ्य इस कहानी को और भी गहरा बनाता है वो ये है कि मेडिटेशंस का जन्म महलों की शांति में नहीं, बल्कि इन्हीं मुश्किल हालातों और युद्ध के मैदानों में हुआ। कीचड़ और खून के बीच। हाँ,
स्रोतों से पता चलता है कि इसके कई हिस्से आधुनिक स्लोवाकिया में बहने वाली ख्रोन नदी के तट पर या ग्रानोवा के खून से सने सैन्य शिविरों में लिखे गए थे। और मजे की बात तो यह है कि मार्कस ने इस किताब का नाम मेडिटेशंस रखा ही नहीं था। जी, इसका एक ग्रीक नाम था। बिल्कुल, ग्रीक भाषा में लिखी गई इस डायरी का असली नाम था ता आइस ह्यूटन, जिसका सीधा सा मतलब होता है स्वयं के लिए। स्वयं के लिए। यही वो शब्द है जो इस पूरी किताब की आत्मा है। इसमें कोई प्रदर्शन नहीं है, दुनिया को दिखाने की कोई चाहत नहीं है, बस खुद से बात करना। हाँ, ये सिर्फ खुद को आईना दिखाने की एक प्रक्रिया है। इसे अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी के सीईओ का एक सीक्रेट पासवर्ड प्रोटेक्टेड नोट मिल जाए। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन ये कोई आम स्थिति नहीं है। ये एक ऐसा सीईओ है जिसकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है, दुनिया में एक महामारी फैली है जिससे उसके कर्मचारी मर रहे हैं और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसी की पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रच रहे हैं। और जब हम उस सीक्रेट नोट को खोलकर देखते हैं तो क्या मिलता है? वही तो, उसमें बाजार की रणनीतियां या शेयर की कीमतें नहीं लिखी हैं। उसमें लिखा है कि आज जब लोग मुझ पर चिल्लाएंगे तो मुझे अपना संयम कैसे बनाए रखना है, मुझे अपने अहंकार को कैसे कुचलना है। अद्भुत। मैं सोचती हूँ कि कोई इंसान इतनी बड़ी तबाही के बीच बैठकर अपने चरित्र को तराशने का काम कैसे कर सकता है। और यहीं से हमें उस दार्शनिक आधार की तरफ मुड़ना पड़ता है जिसने मार्कस को ये स्थिरता दी। हम बात कर रहे हैं स्टोइसिज्म की। स्टोइसिज्म। मार्कस ने इस दर्शन को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा, उन्होंने इसे अपने खून में उतार लिया था। हमारे शोध स्रोत बताते हैं कि स्टोइसिज्म के संस्थापक ज़ीनो ने इस दर्शन को समझाने के लिए दीवार वाले बगीचे यानी वॉल्ड गार्डन का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया था। एक बगीचा जिसकी 4 दीवारी हो। मैंने अक्सर तर्क या लॉजिक को एक हथियार या तलवार की तरह देखा है जिससे हम दुनिया से लड़ते हैं। ये दीवार वाली उपमा कुछ अलग दिशा में ले जा रही है। बिल्कुल, ज़ेनो का बगीचा बहुत ही सोच समझकर गढ़ा गया रूपक है। इस बगीचे की जो बाहरी मजबूत दीवार है वो तर्क है, यानी लॉजिक। अच्छा। लेकिन ये तर्क दूसरों को हराने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच है जो इंसान के दिमाग को झूठे भ्रमों, गलत धारणाओं और बिना वजह के डर से बचाता है। तो दीवार के अंदर क्या है? उस दीवार के अंदर जो उपजाऊ मिट्टी है वो भौतिकी है, यानी फिजिक्स। इसका मतलब है ये समझना कि प्रकृति कैसे काम करती है, हमारा शरीर क्या है और ब्रह्मांड के नियम क्या हैं। प्रकृति की समझ। हाँ, और जब तर्क की दीवार सुरक्षित हो, प्रकृति की मिट्टी को समझ लिया जाए तो उसमें से जो फल उगता है वो नैतिकता है, यानी एथिक्स। मतलब जीवन जीने का सही तरीका। बिल्कुल, हमारा चरित्र, हमारी न्यायप्रियता। बिना तर्क की दीवार के बाहरी दुनिया की अराजकता इस बगीचे को कभी भी उजाड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है। जब हम हर एक विचार, हर एक एहसास को तर्क की इस दीवार से गुजारने की बात करते हैं, तो क्या हम इंसान के अंदर की स्वाभाविकता को खत्म नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। मतलब क्या अपनी भावनाओं को पूरी तरह से मार देना या उन्हें हमेशा के लिए एक पिंजरे में कैद कर देना अस्वस्थ नहीं है? आधुनिक मनोविज्ञान तो यही कहता है कि भावनाओं को दबाना एक तरह का जहर है जो अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है। ये स्टोइसिज्म को लेकर सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है, जिसका खंडन हमारे स्रोतों में मनोवैज्ञानिक और लेखक डोनाल्ड रॉबर्टसन ने बहुत गहराई से किया है। अच्छा, तो डोनाल्ड रॉबर्टसन क्या कहते हैं इस बारे में? रॉबर्टसन स्पष्ट करते हैं कि स्टोइसिज्म का मतलब मिस्टर स्पॉक की तरह एक भावनाहीन रोबोट बन जाना नहीं है। भावनाओं को दबाना यानी सप्रेशन और भावनाओं को नया रूप देना यानी रिफ्रेमिंग, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिफ्रेमिंग मतलब नजरिया बदलना। बिल्कुल, स्टोइसिज्म भावनाओं को दबाने की वकालत नहीं करता, बल्कि ये सिखाता है कि भावनाओं का जन्म कहाँ से होता है। मार्कस का बहुत स्पष्ट मानना था कि हमारे दुखों, हमारे गुस्से या हमारी हताशा का कारण बाहरी घटनाएं कभी नहीं होती। तो फिर क्या होता है? कारण होता है उन घटनाओं पर हमारा अपना निर्णय, हमारा जजमेंट। इस प्रक्रिया को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। मतलब अगर हम सड़क पर चल रहे हैं और अचानक जोरदार बारिश होने लगे तो बारिश एक भौतिक घटना है, उसमें कोई भावना नहीं है। एकदम सही। लेकिन जब इंसान ये सोचता है कि इस बारिश ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया
ये बहुत बुरा हुआ, तो वो जो बुरा हुआ का ठप्पा है वो असल में दुख पैदा करता है। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। मेडिटेशंस का सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यही है कि दिमाग पर नियंत्रण हमारा है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को गहराई से समझ लिया जाए तो अजेय शक्ति मिल सकती है। ये तो बहुत ही लिबरेटिंग है। हाँ, दार्शनिक पियरे हार्डॉट ने मार्कस के इस पूरे अभ्यास को 3 मुख्य अनुशासनों में बांटा है जो इस बात को और स्पष्ट करते हैं। पहला है धारणा का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन। इसका क्या मतलब है व्यावहारिक रूप में? इसका मतलब है चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखना, उन पर अपनी भावनाओं का रंग चढ़ाए बिना। मार्कस खुद को याद दिलाते थे कि शाही दावत में परोसा गया स्वादिष्ट मांस सिर्फ एक मृत जानवर का टुकड़ा है। वाह, ये तो बहुत ही कच्चा और सीधा नजरिया है। बिल्कुल। और सम्राट का बैंगनी चोगा सिर्फ भेड़ की ऊन है जिसे एक कीड़े के खून में रंगा गया है। जब हम चीजों को उनके भौतिक रूप में देखते हैं तो उनका जादू और उनसे जुड़ा डर खत्म हो जाता है। ये परसेप्शन को फिल्टर करने का तरीका तो बहुत प्रभावशाली है, चीजों को उनकी नग्न वास्तविकता तक ले जाना। हाँ, दूसरा है क्रिया का अनुशासन, यानी डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। ये समझना कि एक इंसान का मुख्य काम क्या है। उसका काम है समाज के भले के लिए काम करना, न्याय से काम करना। और तीसरा है इच्छा या सहमति का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ विल, यानी जो चीजें नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं, जैसे बीमारियां, मौसम या मौत, उन्हें बिना किसी शिकायत के पूरी शांति के साथ स्वीकार करना। ये तीनों अनुशासन सिद्धांत के रूप में तो बहुत ही आदर्श लगते हैं, लेकिन जब हम अपने दिमाग के भीतर इस तरह का नियंत्रण स्थापित कर भी लें तो सबसे बड़ी चुनौती तो बाहर से आती है। आप लोगों की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा मतलब है दूसरे लोग। हम उन लोगों से कैसे निपटें जो जानबूझकर परेशान करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो ईर्ष्या से भरे हैं। क्योंकि इंसान खुद को तो शांत कर सकता है, लेकिन सामने वाले को कैसे बदलेगा? ये मार्कस ऑरेलियस के लिए भी सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती थी। एक विशाल साम्राज्य को चलाते हुए उन्हें रोजाना भ्रष्ट नेताओं, चापलूसों और गद्दारों का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? इसी चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खास मनोवैज्ञानिक अभ्यास विकसित किया, जिसे लैटिन में प्रीमेडिटेशियो मालोरम कहा जाता है। इसका अर्थ है बुरी घटनाओं की पहले से कल्पना करना। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों में उनकी सुबह की दिनचर्या का एक बहुत ही मशहूर और चौंकाने वाला हिस्सा मिलता है। बिल्कुल, वो हर सुबह खुद से एक बात कहते थे। जी, वह सुबह बिस्तर से उठते ही अपने दिमाग को ये निर्देश देते थे कि आज मेरा सामना उन लोगों से होगा जो हस्तक्षेप करने वाले हैं, जो एहसान फरामोश हैं, जो अहंकारी, धोखेबाज और ईर्ष्यालु हैं। सुनने में थोड़ा डार्क लगता है ना? वही तो, पहली बार सुनने पर तो ये लगता है कि कोई इंसान अपने ही दिन की शुरुआत इतनी भयंकर नकारात्मकता से क्यों करेगा। ऊपरी तौर पर ये नकारात्मक लग सकता है, लेकिन गहराई में ये एक मनोवैज्ञानिक कवच पहनने जैसा है। जब हम मानकर चलते हैं कि सब लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो किसी के बुरा करने पर हमें गहरा धक्का लगता है। मतलब उम्मीदें ही दुख का कारण है। बिल्कुल, मार्कस खुद को चौंकाने से बचा रहे थे, सरप्राइज एलिमेंट खत्म कर रहे थे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो उन बुरे लोगों से नफरत नहीं करते थे। नफरत नहीं करते थे? इतनी बुराई झेलने के बाद भी? नहीं, क्योंकि उनका दर्शन ये था कि ये लोग जानबूझकर बुरे नहीं हैं, वे अज्ञानता में जी रहे हैं, वे सही और गलत के बीच का अंतर भूल गए हैं। इसी बात को समझाने के लिए मार्कस ने एक बहुत ही शानदार एनोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ऊपरी और निचले दांतों की एनोलॉजी। दांतों की एनोलॉजी? मैंने शरीर को एक मशीन की तरह तो सुना है, लेकिन दांतों का ये विशेष संदर्भ क्या है? मार्कस ने लिखा है कि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। प्रकृति ने हमें एक साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया है, जैसे जबड़े के ऊपरी और निचले दांत। वे अलग अलग दिशाओं से आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आपस में टकराना या लड़ना नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर भोजन चबाना है। क्या बात है, कितनी गहरी बात है ये। अगर ऊपरी और निचला दांत आपस में रगड़ खाने लगें तो ये एक बीमारी है, ये प्रकृति के खिलाफ है। इसी तरह जब कोई दूसरा इंसान बुरा व्यवहार करता है तो वो प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहा है। और अगर हम भी वैसा ही करें तो? अगर हम उसके जवाब में खुद भी बुरा व्यवहार करने लगें तो हम भी प्रकृति के खिलाफ हो जाते हैं। हम उस इंसान से नफरत नहीं कर सकते जिसे हमारे साथ सहयोग करने के लिए बनाया गया था। इस बात का आज के दौर से कितना गहरा संबंध है। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया पर हर सेकंड आक्रोश पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल, कैंसल कल्चर और ट्रोलिंग का जमाना है। हाँ, हम गॉसिप पढ़ते हैं,
दूसरों की गलतियों को माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं और ऑनलाइन बहसों में अपनी रातों की नींद खराब कर लेते हैं। हम उस एक नकारात्मक कमेंट को लेकर बैठे रहते हैं जो किसी अनजान व्यक्ति ने किया था, जो कि पूरी तरह से व्यर्थ है। लेकिन मार्कस का सिद्धांत एकदम स्पष्ट कहता है कि दूसरों के चरित्र की चिंता उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिए। अपने काम से काम रखना सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि मन की शांति का सबसे बड़ा सूत्र है। सामने वाले का बुरा व्यवहार उसकी समस्या है, हमारी नहीं। बिल्कुल। और जब हम ये समझ लेते हैं कि सामने वाले का जहर हम तक तभी पहुंच सकता है जब हम उसे स्वीकार करें, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। एकदम सही। इसी संदर्भ में मार्कस का एक बहुत ही कालजयी उदाहरण है जो शायद इतिहास के पन्नों में सबसे ज्यादा गूंजता है कि सबसे अच्छा बदला ये है कि तुम उनके जैसे मत बनो। वाओ, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक दैट। हाँ, अगर किसी ने धोखा दिया है और उसके जवाब में दूसरा व्यक्ति भी धोखेबाज बन जाए, तो जीत उस बुरे इंसान की ही हुई, क्योंकि उसने एक अच्छे इंसान को अपने स्तर पर गिरा दिया। सबसे अच्छा बदला ये है कि उनके जैसे मत बनो। ये एक ऐसा विचार है जो सचमुच जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन चलिए, बुरे लोगों से निपटना तो एक बात हो गई। मान लीजिए कि लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीख लिया गया, लेकिन तब क्या होगा जब कोई इंसान नहीं बल्कि परिस्थितियां ही दुश्मन बन जाएं? जब प्रकृति कोई भयानक बीमारी या आर्थिक तबाही रास्ते में आके खड़ी हो जाए। और यहीं पर इस दार्शनिक अध्ययन का सबसे आक्रामक और शक्तिशाली विचार सामने आता है, जिसे अमोर फटी कहा जाता है। अमोर फटी? हाँ, यानी अपनी नियति से प्रेम करना। The obstacle is the way। मार्कस ने अपनी डायरी में लिखा था कि जो चीज काम में बाधा डालती है वही असल में काम को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। हाँ, बिल्कुल, यही वो विचार है। आज के कई बड़े एथलीट्स और उद्यमी इसी एक लाइन को अपना मंत्र मानकर चलते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है, मतलब प्रैक्टिकली? इसे समझने के लिए मार्कस एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का उदाहरण देते हैं। आग का उदाहरण। आग? हाँ, अगर एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही हो और उस पे हवा का एक झोंका लगे या उस पे कुछ कचरा फेंक दिया जाए तो वो बुझ जाएगी। स्वाभाविक है। लेकिन अगर एक प्रचंड अलाव जल रहा हो, एक बहुत बड़ी आग हो और उसमें लकड़ियां, कचरा या कुछ भी फेंका जाए, तो क्या वो आग बुझेगी? नहीं, वो आग उस फेंकी गई हर चीज को जलाकर अपना ही ईंधन बना लेगी। वो पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो जाएगी और ज्यादा गर्मी पैदा करेगी। बस यही अमोर फटी का मनोवैज्ञानिक तंत्र है। जीवन में आने वाली हर बाधा, हर बीमारी, हर धोखा उस प्रचंड आग में फेंकी गई लकड़ी की तरह है। मतलब मुश्किलों से भागना नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि मुश्किलों को सिर्फ दांत पीसकर सहन किया जाए। सहन करने में एक मजबूरी होती है। तो फिर क्या किया जाए? स्टोइसिज्म कहता है कि मुश्किलों को गले लगाया जाए, उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी तब तक इंसान के चरित्र को खुद को साबित करने का मौका कैसे मिलेगा? बाधाएं रास्ते का रोड़ा नहीं है, वे ही वो कच्चा माल हैं जिनसे एक महान चरित्र का निर्माण होता है। ये नजरिया इंसान को मनोविज्ञान के सबसे खतरनाक जाल यानी विक्टिम माइंडसेट या पीड़ित मानसिकता से हमेशा के लिए आजाद कर देता है। एकदम सटीक बात कही आपने। जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो एक आम सोच ये होती है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन इस दर्शन को अपनाने के बाद सोच बदल जाती है। इंसान पूछने लगता है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। हाँ, इंसान सोचता है कि ये चुनौती मुझे कौन सा नया कौशल सिखाने आई है। ये मेरे धैर्य और मेरी हिम्मत की परीक्षा है। ये एक इंसान को हालातों के सामने रोने वाले पीड़ित से बदलकर एक योद्धा बना देता है। और ये योद्धा वाली मानसिकता किसी खोखले आत्मविश्वास या अहंकार से नहीं उपजती। इसकी जड़ें जीवन की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची जमीन में धसी हैं। वो जमीन कौन सी है? और वो जमीन है मृत्यु की अनिवार्यता। ये इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा पड़ाव है। हमने शांत रहने की बात की, धारणाओं को बदलने की बात की और बाधाओं को अपना ईंधन बनाने की बात की। लेकिन एक इंसान के अंदर ये सारी ऊर्जा, ये अटूट अनुशासन आता कहाँ से है? शोध लेखों को पढ़ने से ये साफ हो जाता है कि मार्कस की इस अथाह प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत था समय के लगातार खत्म होने का एहसास। बिल्कुल, इसे दर्शन शास्त्र में मेमेंटो मोरी कहा जाता है। मेमेंटो मोरी, इसका शाब्दिक अर्थ है याद रखो कि एक दिन मरना है। आधुनिक समाज में मृत्यु के बारे में सोचना अशुभ या निराशावादी माना जाता है। हम इसे टालने की कोशिश करते हैं। हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सही कहा। लेकिन स्टोइक्स के लिए मृत्यु का ये चिंतन कोई डरावना विचार नहीं था। ये तो जीवन को पूरी तीव्रता और ईमानदारी से जीने का सबसे बड़ा टूल था।
मार्कस खुद को बार बार याद दिलाते थे कि जीवन एक तेजी से बहती हुई नदी है जिसमें हर पल चीजें पीछे छूट रही हैं। स्रोतों में एक जगह बहुत ही काव्यात्मक बात लिखी है। मार्कस कहते हैं कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी सत्ता हासिल कर ले, चाहे इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करवा ले, उसकी सारी प्रसिद्धि उस रेत की तरह है जो समुद्र के किनारे पड़ी है। बहुत ही सुंदर उपमा है ये। जल्द ही लहरों का एक नया रेला आएगा और पुरानी रेत पर नई रेत जमा हो जाएगी। सिकंदर महान हो या उसका अस्तबल साफ करने वाला कोई सेवक, अंत में दोनों को एक ही मिट्टी में मिलकर खाक होना है। बिल्कुल। मेमेंटो मोरी इंसान को डराने के लिए नहीं, बल्कि उसके अहंकार के गुब्बारे को फोड़ने के लिए है। अहंकार खत्म करने का टूल। हाँ, जब इंसान ये सचमुच स्वीकार कर लेता है कि वो कल या शायद आज ही इस दुनिया से विदा हो सकता है, तो वो छोटी छोटी बातों पर उलझना छोड़ देता है। क्या मरते हुए इंसान को इस बात की फिक्र होगी कि किसी ने उसे सड़क पर गलत तरीके से ओवरटेक किया था? बिल्कुल नहीं। ये विचार दिमाग को तुरंत भविष्य की चिंताओं से खींचकर वर्तमान में ले आता है, क्योंकि भविष्य सिर्फ एक भ्रम है। जीवन का जो भी सत्य है वो सिर्फ इसी पल में है। वर्तमान में जीने और कर्म करने की बात पर मुझे मेडिटेशंस का वो प्रसंग याद आ रहा है जो शायद सबसे ज्यादा मानवीय है। ये एक ऐसा दृश्य है जिससे हर कोई जुड़ सकता है। आप सर्दियों वाली सुबह की बात कर रही हैं? जी हाँ, सर्दियों की एक कड़कड़ाती ठंडी सुबह है। मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के सबसे ताकतवर सम्राट हैं, वो बिस्तर पर लेटे हैं और उन्हें रजाई से बाहर निकलने में भयंकर आलस आ रहा है। ये तो हम सबके साथ रोज होता है। बिल्कुल। वो अपनी डायरी में खुद को डांटते हुए लिखते हैं कि क्या मैं यहाँ कमलों के नीचे छुपकर खुद को गर्म रखने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या प्रकृति ने मुझे इसलिए बनाया है, या फिर एक इंसान का कर्तव्य निभाने के लिए? ये आत्ममंथन अद्भुत है। सोचिए, वो व्यक्ति जिसके पास कोई बॉस नहीं था, जिसे आदेश देने वाला कोई नहीं था, वो खुद को सुबह उठने के लिए इस तरह जवाबदेह ठहरा रहा था। यही वो ईमानदारी है जिसने इस डायरी को अमर बना दिया। वो जानते थे कि जीवन का उद्देश्य आराम करना नहीं है, बल्कि अपने हिस्से का काम करना है और दूसरों के लिए काम करना। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ मार्कस का एक और विचार है जो दर्शन शास्त्र की सारी उलझी हुई बहसों को एक झटके में खत्म कर देता है। उन्होंने लिखा था कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में अब और समय बर्बाद मत करो, बस एक अच्छे इंसान बन जाओ। वाह, बस एक अच्छे इंसान बन जाओ। कितना सीधा, अचूक और प्रहार करने वाला निर्देश है। दुनिया भर की थ्योरीज पढ़ ली जाएं, बड़ी बड़ी बातें कर ली जाएं, लेकिन अगर वो सब व्यवहार में, कर्मों में नहीं उतरता तो उस ज्ञान का कोई मोल नहीं। और यही मेडिटेशंस की असली ताकत है। ये कोई अमूर्त थ्योरी नहीं है, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लाइफ। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को समेटना चाहें तो वे 3 स्पष्ट स्तंभों पर खड़े हैं। पहला, अपने निर्णयों पर अधिकार जताना, क्योंकि दुनिया को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अपना रिस्पॉन्स चुनना। दूसरा, जीवन की हर बाधा को अपने चरित्र निर्माण का अवसर मानना। और तीसरा, मृत्यु के सच को अपनाकर यह समझना कि जो भी सही काम करना है उसके लिए सिर्फ आज का ही समय है। यही वजह है कि इतिहास से लेकर आज के दौर तक थियोडर रूजवेल्ट, बिल क्लिंटन और जनरल जेम्स मैटिस जैसे कई आधुनिक लीडर्स युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के शांति कक्षों तक इस किताब को हमेशा अपने पास रखते हैं। जी, इसका प्रभाव हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इन राजनीतिक नामों का जिक्र किसी विशेष दल या विचारधारा के समर्थन के लिए नहीं किया गया है। ये सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि 2000 साल पुराना ये मनोवैज्ञानिक टूल आज की जटिल दुनिया में भी कितना व्यवहारिक और कारगर है। ये हर उस इंसान के लिए एक जीता जागता मार्गदर्शक है जो एक अराजक दुनिया के बीच अपना मानसिक संतुलन और एक दयालु हृदय बनाए रखना चाहता है। हमारी इस गहरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही रोचक और थोड़ा डरावना विचार सामने आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। मार्कस ऑरेलियस ने ये डायरी किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखी थी। ये उनकी सबसे निजी चीज थी। हाँ, उन्होंने अपनी सबसे गहरी असुरक्षाओं, अपने गुस्से और अपनी कमियों को पन्नों पर इसलिए उतारा ताकि वो खुद से लड़ सकें और खुद को सुधार सकें। आज के इस डिजिटल दौर में जरा इस बात की कल्पना कीजिए, अगर किसी तकनीकी खराबी के चलते हम इंसानों की निजी डायरियां, हमारे फोन के सीक्रेट नोट्स या हमारी प्राइवेट चैट्स गलती से पूरी दुनिया के सामने प्रकाशित हो जाएं, तो उसमें क्या मिलेगा?
ये तो सच में एक डरावना ख्याल है। क्या उन पन्नों में दुनिया भर की शिकायतें, दूसरों की गॉसिप, हर छोटी बात का आक्रोश और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिशें मिलेंगी? या फिर मार्कस की तरह अपनी ही कमियों से जूझने और हर दिन खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का वो एकांत संघर्ष मिलेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा।